आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग जुड़ रहे हैं 100 VVI क्वेश्चन को लेकर, जो 2023 के एग्जाम में बहुत जरूरी है ना। तो उसके लिए क्या किया है कि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए पहले से लिख के तैयार है हम। तो जल्द आइए, आप भी हैं तैयार अब हम। तो केमिस्ट्री में हम कल क्वेश्चन पढ़े, जो वीडियो कल का नहीं देखे वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत जरूरी है इस चलते, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना इसी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों। क्वेश्चन देखिएगा तो बोर्ड में पूछ ले है। फिनॉल जो है, क्वेश्चन कहता है कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों, हमको बताना है व्हाट हैपेंड काहे है। ठीक है, देखिए तो बताना क्या है। ठीक कहता है क्या है कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों। हम बताए ना क्वेश्चन जहां क्यों ला रहे, सब देखकर उकर उठा के लिखम, अब पूरा लिख दे। ठीक है, क्योंकि फिनॉल हाइड्रोक्सिल समूह में बेंजीन वलय से sp2 प्रंस्करित कार्बन से क्या जुड़ा। देखिए जब हम बेंजीन वलय को बनाते हैं तो बेंजीन वलय को बनाने में यहाँ जो रहता है पाई बॉन्ड रहता है, तो इसका जो प्रंस्करण होता है sp2 होता है। तो प्रंस्करित कार्बन के उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण फिनॉल अणु के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH बंध की जो ध्रुवीय प्रकृति है बढ़ जाती है, जबकि एल्कोहल में ऐसी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन जैसे पूछेगा क्यों होला, तो ए के बारे में आपको पूरा व्याख्या कर देना है। दूसरा बोल रहा है जबकि ऐसी बात नहीं है। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये बात को लिखिएगा, बोल दीजिएगा कि नहीं है। समझ में आ गया। चलिए देखो ध्यान से अगला कहता है क्वेश्चन कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल बोरोमाइड से अभिक्रिया सोडियम धातु करती है या होती है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन से क्या करना, हमने क्या ध्यान देना है कि जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, तो क्वेश्चन जब से टांगिएगा पूरा लिख। देखो हम क्या किए हैं, यहाँ लिखल है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, मेथिल बोरोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, तो यही शब्द जो है जो आपको जोड़ना पड़ता है। व्हाट हैपन क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, एकदम इजी होता है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे आप मेथिल बोरोमाइड के सूत्र लिखिए, तो सूत्र होता है CH3 और Br होता है प्लस, आगे क्या करता है हमने के, कहता है कि सोडियम धातु से भी क्रिया करवाना है। सोडियम धातु हो गया किसके उपस्थिति में, देखिए तो कहता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी तीरवा बका रखेंगे हमने शुष्क ईथर। शुष्क ईथर अब क्या होगा, तो एथेन बनेगा, यानी देखो उच्चतर बनता है ना, यानी CH3 और Na का हो जाएगा Br हो जाएगा। आप आराम से यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये जो पड़ी 2 लगा दीजिए और ये पर क्या कर दे 2 लगा। देखो ये आपको बुट्टे जब अभिक्रिया था उसमें उच्चतर एल्केन बनता है। क्वेश्चन नहीं था हमने के कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल बोरोमाइड से अभिक्रिया सोडियम धातु करती है या धातु से होती है। तो क्या बताया कि आंसर जब से टांगिएगा पूरा लिख दीजिएगा, और फिर कर देंगे तो एथेन का निर्माण होता है, और समीकरण लिख देंगे, हमने के 2 नंबर दे देगा। समझ गया, कोई दिक्कत ना। अब अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है कि डाई एथिल ईथर सोडियम धातु से अभिक्रिया नहीं करता है क्यों। यानी कि जो डाई एथिल ईथर है वो आखिर सोडियम धातु से अभिक्रिया काहे नहीं करता है, ओकरा का दिक्कत है, ओकरा का एलर्जी है, यही बात को हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है। बोलेंगे कि डाई एथिल ईथर सोडियम धातु से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि, जैसी बोलेगा क्योंकि, है ना, डाई एथिल ईथर के पास आयनिक क्रियाशील मूलक नहीं होता। देखो आयनिक क्रियाशील मूलक क्या होता है, जैसे आयनिक होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो डाई एथिल ईथर के पास आयनिक जो क्रिस्टल है, यानी कि आयनिक जो मूलक है उसके पास उपस्थित नहीं होता। जब आयनिक मूलक उपस्थित रहबे नहीं करेगा तो सामने वाला धातु है, तो धातु को पॉजिटिव होता है, तो हमको निगेटिव चाहिए। तो जब निगेटिव रहेगा तब ना पॉजिटिव क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और पॉजिटिव है और निगेटिव है ये नहीं है, तो अभिक्रिया कैसे होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। यही रीजन है। बोल देंगे क्रियाशील मूलक नहीं होता है सोडियम आयनिक स्पीशीज। मतलब क्या होता है,
निगेटिव में कोई वजह चाहे अणु हो, परमाणु के रूप में रहे या आयन के रूप में रहे, ठीक है, के साथ प्रतिक्रिया करता है। मतलब कि जो सोडियम है वो आयनिक अणु, आयन या आयन, समझ गए ना, उसके साथ ही क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा, अन्यथा ये अभिक्रिया नहीं करेगा। वही बोलता है कि इसीलिए डाइएथिल ईथर सोडियम धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन बिठाए दिमाग में, ठीक है। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए आगे देखिए, लिख रही स्क्रीनशॉट आराम से। चलिए हो गई स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, कारण बताइए। यानी कि जो मेथिल एमीन है वो एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, काहे हमनी के बताना है, समझिए आगे। तो क्या होगा, कहता है मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, इसका कारण यह है कि एनिलीन में सिंगल बॉन्ड NH2 समूह का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म फेनिल समूह के साथ अनुनाद में भाग, देखो अनुनाद क्रिया होता है, ठीक है, रेजोनेंस जिसे बोला जाता है। अनुनाद में होता है कि आपको एक बॉन्ड खुलता है तो वहां पर किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करके वहां पर जोड़ा जाता है। तो अनुनाद क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है तथा इसका क्षारीय गुण भी कम हो जाता है। जबकि मेथिल एमीन में इसके विपरीत होता है। इसी कारण क्वेश्चन, यानी कि इसी कारण कहा कि मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय होता है, क्यों, ये हमने क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। समझ के रखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब अम्ल की अभिक्रिया, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है। देखो क्या बताया है कि जब से टांगना है, पूरा लिख देना है। देखो तो क्या किए हैं, जब अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है, तो यहां तक कुछ सने के था, हम खाली ये जोड़े हैं कि एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। अब उसका हम समीकरण लिखेंगे। देखिए आपको एथाइल एसिड सूत्र लिखना पड़ेगा, हम लिखे तो CH3 C O C2H5, जल को हम H और OH लिख सकते हैं। तो जैसे लिखेंगे HOH तो क्या होगा, यहां बन जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि CH3 COOH प्लस C2H5OH। देखिए अभी हमने क्या कर रहे हैं, अभी हम मिशन बैच पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मिशन जो बैच है, ठीक है, मिशन बैच में प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, एकदम छोटा छोटा और बहुत बढ़िया 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। 20-25-100 20 दिन का कोर्स है ये, समझ गए, 20 दिन का कोर्स है। और क्या करना है, हमने के मेहनत लगातार करते रहना है। और जिसे PDF नहीं मिल पा रहा, आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको PDF का कर दिया जाएगा, मिशन बैच का भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मेन होता है कन्वर्जन, जो देता है अभिक्रिया को रिक्त स्थान में पूर्ति करे, अभिक्रिया को पूर्ण करे, ठीक है। तो कन्वर्जन हम लोग कुछ क्लास में क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक का जितना रिएक्शन है, सब रिएक्शन को वीडियो बाय वीडियो क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। यानी कि 10 वीडियो में उसको भी हम लोग कवरेट कर लेंगे। समझिए बात को, स्टार्ट। देखिए क्या है, कहता है आपको महत्वपूर्ण कन्वर्जन है। कहता है कि कार्बन के श्रृंखला में वृद्धि, जिससे माने मेथेन रहेगा, तो मेथेन से आपको एथेन में चेंज करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर एथेन से आगे बढ़ाना है ब्यूटेन, ये सब, तो कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि करना है। तो कार्बन में श्रृंखला में वृद्धि करने के लिए चलिए आपको सिखाते हैं रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या हो, सबसे पहला देखो, जैसे हम मेथेन लिए,
तो मेथेन के सूत्र क्या होगा, तो मेथेन के सूत्र होगा CH4। अब हमको क्या करना है कि मेथेन से एथेन बनाना है, एकदम आराम समझिएगा, ऑर्गेनिक समझ गए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसका टाइमिंग कुछ अलग रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो CH4 अगर हम इसको Cl2 यानी कि हैलोजनीकरण, और हैलोजनीकरण कब होता है, इस सबको जानते हैं हम लोग कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। यहां से H निकालेंगे और एगो Cl निकालेंगे, तो यहां बन गया आपका CH3 और Cl बना ना। और क्या करिएगा, यहां से HCl निकाल दिए। अब यहां भी लिख सकते थे, लेकिन समस्या है कि अभी हम कार्बन की संख्या को बढ़ाए नहीं है, ठीक है, इस चलते। अब देख क्या करेंगे, जब हम इस सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे, देखिए ये भी हम पढ़े हुए हैं, ये कब करना है, तो आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब बताइए, आप लोग को पढ़ाया गया होगा है ना कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो वह उच्चतर एल्केन है ना, यानी कि CH3 कै गो हो जाएगा हमारे, तो CH3 आपका 2 गो हो जाएगा, अब प्लस में इन्हें क्या निकल जाएगा हमारे NaCl। अब बात समझिए आगे, ये क्या होगा, जैसे यहां हमनी के मेथेन था ना, तो मेथेन में कार्बन की संख्या 1 होता है। अब जब इधर यहां हमने बना दिए तो यहां हमार बन गया एथेन, ठीक है। तो एथेन में कार्बन संख्या क्या होता है, 2 होता है। बताइए कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, छोटा छोटा सा है, ठीक है। ऑर्गेनिक का कन्वर्जन बहुत महत्वपूर्ण होता है, समझिएगा आराम से। देखिए एक बार फिर से कर देते हैं, जैसे कार्बन के श्रृंखला में हमको वृद्धि करना है, बात समझिएगा। उसके लिए सबसे पहले हम मेथेन को लिए हैं CH4, इस Cl2 से इसका अभिक्रिया होगा, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है जब, तो यहां से क्या किए कि एगो H निकला और एगो Cl निकला, ये Cl निकाल दिए हमने, समझ रहे बात को ना। यानी बच गया यहाँ पर CH3 और Cl बच गया, कोई दिक्कत ना किसी को, बात समझ में आ गया। तब धीरे धीरे ओकर बात समझिए। फिर हम इसके बाद पढ़े हैं बुट्टज अभिक्रिया या वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है। तो बुट्टज या वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, तो कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि होता है, यानी कि एक कार्बन रहेगा इस तरफ तो उस तरफ 2 गो हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरफ 2 गो है तो उस तरफ 4 गो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए तो CH3Cl सोडियम से करवाएंगे तो जाहिर सी बात है, ये आपका ईथर है, शुष्क ईथर। अब Na और Cl का हो गया, अलग हो गया, तो मेरा NaCl चल गया बाहर, बाहर चल गया ना। फिर वो क्या हो गया Cl, CH3 एक गो है तो बन गया 2 गो। देखिए इस तरफ मेथेन था, उस तरफ क्या हो गया, एथेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक पर अगर एक और लेते हैं हमने, देखिए अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखा जैसे हम ले लिए, अब की एथेन ले लेंगे, यानी कि CH3 CH3, कोई दिक्कत ना होगा। अब देख क्या होगा, फिर इसकी अभिक्रिया हम Cl2 से करवाएंगे, तो किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाएंगे। तो यहां से वो H निकाल लीजिएगा और Cl यानी कि बन गया यहाँ पर HCl बन गया। यहां देखिए क्या बनेगा CH3 और फिर यहां बनेगा CH2 और बन गया हमने के Cl, बना कि नहीं बना। अब फिर करेंगे आपको कि सोडियम से करा देंगे अभिक्रिया, ठीक है। देखिए इधर कर देते हैं, उधर तो न जा पाएगा, ठीक है। तो यहां हो गया शुष्क ईथर, यहां क्या गो बन जाएगा, 2 गो बन जाएगा, 2 से 4 गो हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 और CH3 और फिर प्लस का हो जाएगा हमारे NaCl, आपको बाहर निकल गया। देखो यहां जो प्राप्त हुआ था, यानी यहां से जब वहां हम पहुंच रहे थे तो यहां हमने के एथेन था, ठीक है। और जब यहां जब हम नहीं पहुंचे, ठीक है, तो यहां हमारे ब्यूटेन आ गया ना। तो कार्बन की श्रृंखला में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। समझ आ गया बात, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए आगे देखिए, आगे हमने के है कन्वर्जन में, ठीक है, कि हम लोग के हेलो एल्केन से एल्कोहल बना देना है, ठीक है। हेलो एल्केन रहेगा और उसको से हमको एल्कोहल बनाना है। देखिए क्या करना पड़ेगा, जैसे देखें, अगर हम पहला रिएक्शन लिखते हैं, 2-3 को पढ़ेंगे रिएक्शन, है ना, ताकि आपको याद हो जाए, अपने आपको कोई दिक्कत ना हो। देखा, जैसे हेलो एल्केन में हम लिए CH3 Cl, हेलो एल्केन है, आप Br भी ले सकते हैं। क्यों, देखिए हेलो में जो है फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, ऐसे वीडियो आते रहता है, ठीक है, वीडियो कर रहे हैं। अब देखा, इसमें से हम ये बोलिए, अगर इसका विक्रिया हम कॉस्टिक सोडा यानी कि NaOH से करवाएंगे तो Cl है जो जाएगा Na के साथ, है ना, यानी कि यहां बनेगा हमार CH3 OH प्लस बन जाएगा हमार NaCl, ठीक है। देखिए, तो ई हेलो एल्केन था, ये मेरा एल्कोहल बन गया, कन्वर्जन हो रहा है ना। अगर हम दूसरा रिएक्शन तो छोटा सा थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे हम लिए CH3 CH2 और ये Br रख दो, ठीक है। और फिर क्या कर दिए, रख दिया हम KOH। अब देखिए क्या होगा, तो CH3 CH2 Br और K जो अलग चल जाएगा, यानी कि यहां बचेगा CH3 CH2 और यहां आ जाएगा आपका OH, है ना। आप प्लस में यहां चल जाएगा KBr। देखिए, ई बन गया आपका एल्कोहल, और मेन एल्कोहल का सूत्र यही होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एथेनॉल। एथेनॉल कहा जाता है ना, मेन एल्कोहल का सूत्र आपका यही होता है। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत ना है। चलिए 2 और ले लेते हैं। देखा, जैसे लिए आपको C3 CH2 Cl प्लस में कर देंगे आपको NaOH। Cl को निकाल दीजिए, एकदम सिंपल है ना। तो यहां बनेगा CH3 CH2 OH प्लस में इन्हें क्या निकाल दे हमने NaCl। यह जो बना, यह हमारा एल्कोहल बना। क्या बना, एल्कोहल। समझ गए। अब स्क्रीन देखिए, PDF जाएगा नहीं जाएगा समय के नहीं है, लेकिन आप अगर कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके और आराम से घर पे उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलिए, आगे का टॉपिक क्या हमने क्या है, ठीक है, हेलो एल्केन से एमीन, यानी कि अमीन में हमको चेंज कर देना है, पूरा कन्वर्जन है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितना रिएक्शन रहेगा आपको इस रूप में डाल दिया जाएगा। प्लस में आपको क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जाहिर सी बात, देखिए क्वेश्चन बैंक तो बहुत सारा पूछते रहता है, तो पूरा इंक्लूड इसमें क्या कर दिया जाएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप खाली इस सेक्शन में बने रहे, ठीक है, एकदम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। आप इतना क्या रहिए, बने रहिए, ठीक है। चल ध्यान दीजिए आगे। कहता है कि हेलो एल्केन से एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। अब क्या हमने लिखे थे हेलो एल्केन के, ठीक है, दिखाई दे रहा सब। हेलो एल्केन के आपके लिखे थे हम CH3 और Cl। अगर एक विक्रिया हम अमोनिया से करा देते हैं NH3, तो देखिएगा Cl जो है वो एक OH के लेके बाहर चल जाएगा, यानी यहां बन जाएगा आपको CH3 और NH2 प्लस बनेगा हमारे आपको HCl। बना कि नहीं बना, तो ई था हेलो एल्केन, ये बन गया एमीन। अगर दूसरा एग्जांपल की हमने बात करते हैं, देखिए जैसे दूसरा लिया हमने CH3 CH2 और अबरी Br रख देते हैं, Br। फिर यहां क्या कर देंगे आपको NH3, तो यहां बन जा रहा है हमारा CH3 CH2 NH2 प्लस में HCl। HBr होगा ना, क्योंकि Cl नहीं ना है, H हो जाएगा हमारा, Br हो जाएगा।
इस तरह से आप परिवर्तित कर सकते हैं। समझ रहे बात को? अब देखिए अलग अलग टाइमिंग में करना हमने क्या है, जैसे कि उस समय वह भी चीज चल रहा था, ठीक है, 7 बजे। फिर इस तरह से बताते हैं टाइमिंग क्या क्या रहेगा हमने के, है ना। आपको ये जो कन्वर्जन है, यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कन्वर्जन सेक्शन है, ये आपको शाम में चलाया जाएगा, यानी कि आपको 5:15 में, है ना, 5:15 PM। उसके बाद आज के बाद 10th का भी क्लास आएगा, तो 10th का जो टाइमिंग है ये आपका 6:15 है। 5:15 में सिर्फ कन्वर्जन चलेगा, 10th वाला 6:15 से चलेगा। और जो हमारा 7:15 जो मेरा मेन टाइम है, ठीक है, उसमें आपका लेसन 6 का हो रहा है, 16 चल रहा है अभी, तो लेसन 16 ही आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। समझ के बात को? तो आप इस रूप से क्या करते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास 5 बढ़ाते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं। जैसे अम्ल वर्षा क्या होता है, तो अम्ल वर्षा जैसे अब देखिए घर में खाना बनता है, ठीक है, तो खाना बनता है तो हमने के चूल्हा से धुआं निकलता है, वो SO2 रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। और जो कंपनी उम्पनी होता है, चिमनी भरा देखिएगा, तो उससे अथी निकलता है, ठीक है। तो वहां पर जो धुआं निकलता है वो तो यहाँ लिखा है, घरों एवं उद्योगों से निकलने वाले SO2 और NO2, ठीक है, गैस वायुमंडल में जाकर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल है वो दोनों अम्ल हुआ, तो अम्ल जो निर्माण किया अब वर्षा जल के साथ बहकर, ठीक है, अब क्या आएगा आपको, साथ धरती पर आएगा। वही घटना क्या है, अम्ल वर्षा है। बात समझ गए? किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो एक बार आप कर देते हैं, है ना, दिखा देता कहता है कि अम्ल वर्षा होता क्या, समझिए अम्ल वर्षा होता क्या है। चुप रहे, मैं हवा लगी था लाज का। देखिए अम्ल वर्षा क्या होता है, तो घरों एवं उद्योग से निकलने वाली जो SO2 है और NO2 है, ठीक है, वह गैस वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जाकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, जो वर्षा जल के साथ बहकर हमारे धरती पर चले आता है, ठीक है। वही घटना क्या है, हमको अम्ल वर्षा है। कहता है डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व का, दो कॉन्सेप्ट है। एक है कि संक्रमण तत्व उसे कहते हैं जो डी ब्लॉक के जिसका डी ऑर्बिटल अपूर्ण हो, इस कॉन्सेप्ट का। नहीं तो नया क्वेश्चन क्या है कि डी ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के जो तत्व है एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बीच होता है, यानी कि एस ब्लॉक इस तरफ देखिएगा, पी ब्लॉक इधर है और डी ब्लॉक बीच में होता है ना। तो उसी कारण क्या हो गया, हमको दोनों का गुण पाया जाता है, कार्य हो जाता है, सब क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। अब एक होमवर्क है, देखिए क्या अम्ल राज क्या है, अब हम बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा आराम से। कहता है कि 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को अम्ल राज या इक्वालेरिया किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आभूषण को साफ करने में होता है, ठीक है। यानी कि जब आभूषण आपका गंदा हो जाएगा तब जाते हैं उसके पास, वो डुबोता है, निकाल देता है, तो ये अम्ल राज ही रहता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, के मिश्रण को अम्ल राज या इक्वालेरिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है क्यों। यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है क्यों। देखो ये होमवर्क है, देखो नाइट्रोजन जो होता है वो ट्रिपल बंध बनाता है, तो ट्रिपल बंध बनाएगा तो दोनों के बंधन लंबाई कम हो जाएगा, और बंधन लंबाई कम होने का बंधन वितरण ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा। इससे सपोज करो कि अगर एक व्यक्ति को हमको पीटने जाना है तो हमको ऊर्जा थोड़ा सा लगेगा, 2 व्यक्ति को जाना है थोड़ा सा और ज्यादा लेके जाना पड़ेगा, 3 व्यक्ति और ज्यादा, है ना। यानी कि 3 व्यक्ति को मारने के लिए हमारे पास ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो हमको बंधन वितरण ऊर्जा का मान अधिक चाहिए, तब जाकर उसको हम पीटेंगे। तो कमरे के ताप पर नाइट्रोजन गैस इसी कारण क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्यों। यानी कि जो एल्कोहल है उसका क्वथनांक ईथर से अधिक होता है काहे,
तो एल्कोहल के देखिएगा तो आपको सिंगल बॉन्ड OH होता है ना। तो OH यानी कि एकरा में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। समझिए बात को। तो जेकरा में हाइड्रोजन बंधन पाया जाएगा उसका क्वथनांक ऑलरेडी ज्यादा होगा और इथर का फंक्शनल ग्रुप O होता है। तो जब फंक्शनल ग्रुप O है तो ओकरा में हाइड्रोजन बंधन तो है नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बंधन नहीं होने के कारण उसका जो क्वथनांक होता है इथर का वो कम जाता है, बात समझ गए। और एल्कोहल का अधिक होता है तो इसी कारण उसका क्वथनांक क्या हो गया, अधिक हो गया। चलिए हो सकता है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कली चूना का प्रयोग किया जाता है, क्यों। क्वेश्चन हमने क्या है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कली चूना का प्रयोग किया जाता है, क्यों। देखो कली चूना होता क्या है, कली चूना मार्केट में मिलता है, जो झोला बोना में जो मिले वो चूना रहता है। जब उसको हम लाते हैं अपने घर में और उसको किसी पात्र में देखिएगा तो लोहा के बनी या नाद में उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब उसको हम उसमें पानी डालते हैं तो खौलने लगता है, तो खौलता है और उसका तापमान अधिक रहता है। यदि गलती से आपका हाथ ऊपर उसमें चल गया तो जल जाता है, ठीक है। तो कली चूना होता है। जब देखिएगा जब यदि प्रयोग कर सके आप तो लाइएगा मार्केट से, तो लाने के बाद जब उसमें पानी डालते हैं तो पनिया को सोख लेता है, ठीक है। तो जाहिर बात है कि जल का एक अच्छा अवशोषक माना जाता है, कौन, कली चूना। तो अमोनिया गैस जो हमने के हाइबर विधि से प्राप्त होता है वह द्रवित अमोनिया रहता है, यानी कि द्रव अवस्था में रहता है। अब उससे हमको पानी को सोखना है, जैसे स्पंज देखे होंगे, ठीक है। तो स्पंज जो क्या करता है पानी को सोखता है, उसी तरह से कली चूना होता है। तो कली चूना क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कली चूना का ही प्रयोग क्या किया जाता है, तो कली चूना है वो जल का एक अच्छा अवशोषक माना जाता है। साथ ही अवशोषक तो है लेकिन ओकर बाद अमोनिया से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझे बात को। कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत हो नीचे एक लाइन में के व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अब उस पर क्या कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। समझ बात को। चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करना तो ना भूलें, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम लोग मिशन बैच के जोड़ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो ऐसा क्लास कहता है अक्रिय गैस में जेनॉन ही सही रासायनिक पदार्थ बनाता है, क्यों। पहला क्वेश्चन यह है कि जो अक्रिय गैस है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो इसमें जेनॉन ही रासायनिक यौगिक काहे बनाता है। जैसे पढ़े होंगे XCF4, XCF6, XCO4 है ना, तो वो यौगिक बनाता है, जबकि हम आर्यन या हीलियम कोई का हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि अक्रिय गैस का S और P ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है, लेकिन जो XE में D ऑर्बिटल है वो खाली रहने के कारण रासायनिक यौगिक बनाता है। यानी कि जो जेनॉन है, जेनॉन में D ऑर्बिटल खाली होता है, अगर सब में जो है वो आपका S और P पूर्णतः भर होता है, लेकिन जेनॉन में जो है वो D होता है जो खाली होता है। तो D ऑर्बिटल खाली होने के कारण ही वो क्या करता है कि रासायनिक यौगिक बनाता है। समझिए बात को। चलिए कहता है कि जिंक के दो प्रमुख अयस्क के नाम एवं सूत्र लिखें। तो जिंक के हो सकता है पूछ सकता है, ऐसे तो बहुत कम चांस है लेकिन पूछता भी है। तो जिंक के प्रमुख अयस्क जो है, पहला आपका जिंक ब्लेड है जिसका सूत्र ZnS होता है, और एक जिंकाइट है जिसका ZnO होता है। समझिए बात को। आप अयस्क के नाम याद रखिएगा, कोई ना कोई आपको पूछेगा। फिर कहता है कि वुर्ज अभिक्रिया क्या है, यानी जिसे बुट्टे अभिक्रिया कहते हैं। कहता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्कीय हैलाइड सोडियम धातु से अभिक्रिया कर उच्चतर एल्केन में क्या हो जाए, परिवर्तित होता है, तो यही जो घटना हमने क्या है, यही घटना कहलाता है वुर्ज अभिक्रिया। समझ बात को। यानी कि 2CH3 इधर जो CH3 है देखिएगा तो एगो है, और इस तरफ देखिएगा तो CH3 कैगो है, 2 को है। समझ गए बात को। तो ये उच्चतर एल्केन बनाता है। क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव पूछा था 22 में, हो सके आपका किस मतलब की हो। कहता है नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो क्या है। जैसे हम लोग अभिक्रिया करते हैं, बहुत सारे करते हैं ना, उसमें से जैसे हमने बी स्थापित कर दिए, हाँ कि Br की यहाँ उठा के कर दिए, OH के वहां कर दिए, ठीक है।
कहता है कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक रागी सिग्मा बंधित कार्बन पर अभिक्रिया करते हैं तो उसे बोलते हैं नाभिक ये अभिक्रिया। देखिए जैसे C2H5 है, कार्बन स्थायी रहेगा, ये Br Na से क्या हो जाएगा OH हो। देखिए यह स्थायी है कि नहीं है, ठीक है, यह स्थायी है। जो चेंजेबल कौन हो रहा है तो ये Br और OH हो रहा है, OH नहीं था, कहा गया Br आ गया। बात समझ गया। अगला क्वेश्चन कुछ है, संक्रमण तत्व भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों? यानी कि जो संक्रमण तत्व है वह भिन्न भिन्न, जैसे +2 +3 है ना, +5, ऐसे क्या करता है ऑक्सीकरण अवस्था पर काहे करता है? कहता है कि संक्रमण तत्व भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें NS और ND के इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि NS में और ND में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके कारण वह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि हम लोग 100 VVI क्वेश्चन का कर रहे हैं सीरीज, और ये अगला पार्ट लेकर हम आए हैं, ठीक है। देखिए आगे बात को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया है वो कहता है कि श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस है। श्वेत फास्फोरस हम लोग नहीं देखे होंगे। श्वेत फास्फोरस जादूगर के पास होता है, ठीक है। और लाल फास्फोरस हम लोग देखे होंगे, माचिस के जो डिबिया होता है तो माचिस के ऊपर जो डिबिया होता है उसी पर लाल फास्फोरस होता है। देखिएगा वो होम लाइट आता है और वो कलश ही सब आता है। तो होम लाइट जो होता है उस पर लाल फास्फोरस होता है, और जो 1 रुपये वाला जो माचिस होता है उस पर काला फास्फोरस होता है। जाहिर सी बात है कि अगर 1 रुपया का माचिस किनिएगा तो बारिश एकदम हाथ दुखा लगता है, और लाल फास्फोरस जिससे होम लाइट होता है तो होम लाइट एक बार में बढ़ जाता है। तो होम लाइट पे जो ऊपर रहता है वो लाल फास्फोरस होता है, और जो लेते हैं कलश प्लस जो भी मिलता है जो सस्ता माचिस वो आपका 1 रुपये वाला होता है। चलिए समझते देखा था। कहता है कि यह विषैला होता है। जो श्वेत फास्फोरस होता है वह विषैला होता है, यानी कि जब उसको हम सेवन करें या कुछ भी करें, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत हो सकते हैं। कहता है कि यह विषैला नहीं होता है, यानी कि जो लाल फास्फोरस है वह विषैला नहीं होता है। जाहिर विषैला शब्द आप जानते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। कहता है कि यह अंधेरे में दीप्त होता है, और यह अंधेरे में दीप्त नहीं मतलब कि अदीप्त होता है। समझो दीप्त क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, दीप्त पिंड है ना, यानी कि वह पिंड जो स्वयं प्रकाश का करे, उत्सर्जन करे। यानी कि श्वेत फास्फोरस को यदि आप रख दीजिएगा तो क्या करेगा, अपने आप लाइट देना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण चोर चोरी नहीं कर सकता है। अगर आप चोरी कर लेते हैं, यदि आपको बचना है तो हम बता दे रहे हैं उपाय, है ना, कि श्वेत फास्फोरस को आप जिस रूम में रखिएगा उस रूम में आपको लाइट बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लाइट बहुत ज्यादा रहेगा तो आप उससे बच सकते हैं, ठीक है, अन्यथा आप पकड़ जाइएगा, ठीक है। तो कोई ऐसा करिए मत होता तो हम ही जल्दी चल जाए, ठीक है, तो मसला बता रखे हैं, समझिए बात को। फिर कहता है कि इसका गंध लहसुन के समान होता है। अब लहसुन तो आप लोग देखे होंगे, है ना, कि लहसुन के कैसा गंध होता है, तो बता कोई जरूरत है नहीं। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है उसका गंध जो होता है वो लहसुन के समान होता है, और यह सुगंधहीन मतलब एक में कोई गंध नहीं होता। सोचिए कि होम लाइट एकदम मछुआ के गंध कोई रहते ना रहती हो। कहता है यह अधिक क्रियाशील होता है और यह कम क्रियाशील होता है, यानी कि बहुत तेजी से विक्रिया करेगा श्वेत फास्फोरस, और जबकि लाल फास्फोरस है यह तेजी से विक्रिया नहीं करेगा। समझिए बात को। फिर कहता है कि यह वायु में तेजी से विक्रिया करके जलने लगता है, और यह वायु से विक्रिया नहीं कर। सोचो अगर लाल फास्फोरस वायु से विक्रिया कर लेता ना तो समझिए ना विस्फोट हो जाता हो, ठीक है, जो कि ना हो तो। अब देखिए यह वायु में तेजी से विक्रिया करता है, इससे जादूगर देखे होंगे आप लोग। तो जादूगर कोई ऐसा होता है जो किसी पात्र को लेके रुमाल लेके, है ना, वो क्या कर देगा एकदम पूरा लगा देगा आग, तो तुम गर्दा गर्दा कर देगा। बाप रे बाप आग लगे रुमाल से रे, बाहर जादू जाना है ना, हो कुछ ना जाना है। तो श्वेत फास्फोरस होता है, ठीक है, और जादूगर भी एक कला है, ठीक है, जो आपको आंख झपकते हुए इतना तेजी करता है, उसके स्पीड का खेल होता है। वो जितना स्पीड करेगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर यह अस्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। समझ बात को। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, हो सके रिपीट करें। तो क्वेश्चन क्या है कि गालक एवं धातु मल में अंतर करे या अंतर लिखे। आप अंतर बांट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है तो बांटे में थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन
बांट देली, क्या दिक्कत है ना। तो फिर आप लिख सकते हैं अयस्क में अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए जिस बाह्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे हम गालक कहते हैं। समझिए बाह्य पदार्थ क्या होता है, कहां से लाएंगे। जैसे देखिए आपके घरों में वो घटना होता है, जब आप चावल बनाते हैं, जैसे भात बनाते हैं ना, हम लोग बोलते हैं भात बन गेलो, अरे भात बनो गिला, चावल बना है, ठीक है। तो जब चावल बनता है तो क्या होता है कि हम उसको, गांव में होता है कि अलग अलग तरीके से पहले सूप से फटकते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा साफ करने के लिए उसमें पानी डालते हैं। तो कोठिया में आपके पानी नहीं था, है ना था। अब उसको गंदगी साफ करने के लिए क्या करते हैं, हम बाहर से बाह्य पदार्थ मिलाते हैं। तो जो बाह्य पदार्थ जो मिला है ना, वही अब कौन है, तो गालक है। समझ गए बात को। अब देखिए अगला है धातुमल। गैंग एवं गालक को मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम धातुमल कहते हैं। देखिए धातुमल क्या होता है। अब गैंग क्या है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए जिस प्रक्रिया यानी कि जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, गैंग। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि है वो कौन सी है, हमने के गैंग है। समझ गए। अब देखिए अब इतना हम कर लिए, एक आप भी कीजिएगा ना, तब ना मिलजुल के हम एक बनाएंगे शिक्षा राष्ट्र। कब बनाएंगे, कुछ हम कर लेते हैं कुछ आप कर लीजिए। तो आपका होमवर्क है शॉर्टकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट करें। आप अंतर स्पष्ट करके नीचे एक नंबर आ रहा होगा, ठीक है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक हम हट जाते हैं, काहे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा ना, ले लीजिए। देखिए आगे आगे हम लोग का है ईंधन सेल। ईंधन सेल पे थोड़ा सा फोकस रखना है, कहीं की पूछ सकता है। देखिएगा कहता है ईंधन सेल एक ऐसा प्रकार का गैल्वेनिक सेल है जिसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे O2, H2, CH4 एंड CO इत्यादि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये पे क्वेश्चन का चांस नहीं है। ये नहीं है कि सर आप दे रहे हैं नल और समस्या है कि देखो हर क्वेश्चन को देख के चलना है, तो इसके भी फोकस कर देना है। गोल ये बहुत पीछे पूछा है, इस चलते ईंधन सेल अन्य सेलों की तुलना में अधिक दक्षता होती है। यानी कि जो जैसे कि प्राथमिक सेल है, द्वितीयक सेल, जैसे मोबाइल का बैटरी द्वितीयक सेल है, जो पेंसिल होता है वो प्राथमिक सेल है, तो ओकरा से ज्यादा पावर एक रहता है और इसकी दक्षता को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे देखो इससे क्या होता है, फिर हमारे मोबाइल के बैटरी के अगर कुछ दिन बाद, जैसे मोबाइल लिए साल 1.5 साल बाद, क्या होता है कि बैटरी कम चलने लगता है, तो पावर खत्म हो गई है। लेकिन एकर दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। कहता है ईंधन सेल जो प्रज्वलित इसका इस्तेमाल तो कहाँ होता है, ईंधन सेल का इस्तेमाल अंतरिक्ष के कार्यक्रम में किया जाता है, रॉकेट होता है उस समय। उसमें लगे एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। एल्कोहल का फंक्शन जान सिंगल बॉन्ड OH होता है, इसको डालते हैं OH, ये होता है 6,6H5OH। यह उदासीन होता है और यह अम्लीय होता है। फिर कहता है कि इसमें युग्मक जो प्रतिक्रिया नहीं होती है और इसमें वो प्रतिक्रिया होती है। फिर अगला विशिष्ट चालकता क्या है। हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है, जिसे कप्पा द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कप्पा, समझ बात को, कोई दिक्कत नहीं ना है, कमेंट्स कर सकते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि 2015 के हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है। तो
चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सो ध्यान देना। ये 100 VVI क्वेश्चन का टारगेट, आज इसका पार्ट 4 है और साथ में क्वेश्चन बैंक भी हम लोग करते आ रहे हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो कि क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया है। अब देखिएगा तो 17 में शायद पूछ ले हैं। कहता है कि 2 विटामिन का नाम लिखे एवं उसकी कमी के कारण उत्पन्न रोग। यानी कि हम लिखे 2 विटामिन, आते को हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है, इस चलते क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो कहता है कि विटामिन ए, अब विटामिन ए के जब कमी होगा हमारे शरीर में तो कौन सा रोग होगा। तो पहला का नाम है रतौंधी, ठीक है। एक होता है जीरोसिस। अब सवाल है कि सर ये कौन रोग है, तो एक रोग लीवर में होता है, ठीक है। अब ये तो बात है, ये है रतौंधी, है ना। जैसे मान ले कि कोई व्यक्ति चल रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा था, बोलो दिन में तोरा का रतौंधी हो, वही वाला बात होगा। अब विटामिन बी के कारण एक बेरी रोग होता है जो इस तरह से होता है, और एक भूख कम लगना। यदि आपको भूख नहीं लग रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है, ठीक है। अब विटामिन बी की कमी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इलाज कीजिए, नहीं तो भूख कम लगी था हो ना कि यार अच्छा भूखे न लगलो क्या करियो, तो वही बात है। सुनने के बाद अब अगला क्वेश्चन कुछ कहता है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है क्यों। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ ले है तो NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है क्यों। कहता क्या कि देखो NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है क्योंकि NH3 जो है उसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जो कि हम जानते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसका मतलब कि जेकर हाथ में फोन होता है वो सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली होता है, पता है। जैसे मान लीजिए अगर दोस्त कोई लड़ गया, तुरंत फोन करेगा, हाँ रे आओ रे यहाँ बीमार हो गए, ठीक है, तो तुरंत आ जाता है वो। उसी तरह से तो जिसके हाथ में फोन होता है वही बनाता है हाइड्रोजन बंध। और देखो तो हाथ में फोन किसके किसके पास है, दिखाते हैं तो हाथ में फोन यानी कि HF हो जाएगा, H2O हो जाएगा और NH3, जो कि एजा पड़ी क्वेश्चन में हमार है ना। तो बोल देंगे कि NH3 अणु एक दूसरे से अंतरान्वित हाइड्रोजन बंधन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जबकि PH3 में नहीं पाया जाता है, या PH3 में ऐसी बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप ये कह सकते हैं कि NH3 में था, PH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, जिसके कारण। समझ बात को। चलिए अलग आता है कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बेस से भी दे सकते हैं, वो तो हम आपको नोट्स में लिखाया गया है, नहीं तो फिर यहाँ भी एक नया जो है तरीका है ना, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिएगा आराम से, क्या अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य क्यों होती है। तो हम इसी बेस पर बोल सकते हैं कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य इसलिए होती है क्योंकि उस संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है, और 8 में जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। नहीं है तो अगर वो याद है तो सही है, एक और नया हो जाए। कहता है कि अक्रिय गैस की संयोजकता शून्य होती है क्योंकि इसका कारण आयनन एंथैल्पी उच्च होता है तथा इलेक्ट्रॉन जो लब्धि है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि अधिक ज्यादा होता है, इसीलिए अक्रिय गैस की जो संयोजकता होती है शून्य होती है। अब देखिए अब खाली हम करेंगे और आप कीजिएगा तो मजा नहीं ना है, इस चलते हम सोचे हैं कि कुछ हम कर लेते हैं, कुछ आप कर लीजिए, है ना। यानी कि एक होमवर्क क्वेश्चन आपको बची है, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। जो भी इस वीडियो को देखिए आपको क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन को आपको बनाना है और बनाने के बाद क्या करना है कि हमारे नंबर पर यानी कि 77 59 99 36 30 पर आपको व्हाट्सएप कर देना है कि हाँ सर आप तो कर दिए काम, हम कर लिए। तो काम कीजिए ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए हम साइड हो जाते हैं। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन है संकुलन क्षमता। जिसे हम कहते हैं कि घेर के रखे वाला कण, जैसे मान लीजिए अगर कोचा कोची कर गए आदमी बैठा रहता है ना। इस मान लीजिए हम बैठल है, अब हमको कितना लोग स्पर्श करेगा, इसे मान लीजिए हमको दाब सकता है, कितना भी दाब सकता है। एने से कोई चाप देगा, कोई एने चापेगा तो 2 चपलाई,
आगे पीछे, यानी कि जय गो हमरा से स्पर्श होगा, ठीक है, वो क्षमता कुछ ना कुछ तो होगा, घेरेगा, वही बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई बोतल है, हम आधा पानी भर दिए, जैसे अगर मार्केट से आप चीनी लेके आते हैं और घर लाके दे दिए, घर मम्मी के लिए धर, क्या करते भर दे, जब चीनी भरती है तो पूरा एकदम ठक-ठका के भर देती है, तो उनकर भाषा में क्या बोलबा, जो चीनी तो भर गया। साइंस की भाषा में क्या होता है कि जो उसके स्थान में खाली रिक्त स्थान बचा रहता है, क्योंकि चीनी का कण जो देखिएगा तो इस साइज का रहता है। अब चीनी का कब नहीं खाली स्थान बचेगा, जब एक दूसरे पर रखेंगे, तो संभव तो है नहीं कि हम क्या करेंगे कि एक दूसरे पर रखे ना पाएंगे हम लोग, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए, तो कहता है संकुलन क्षमता, किसी क्रिस्टल के जालक में अवयवी कण के क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेरता है वही क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। आए बात समझ में, यानी कि एक क्रिस्टल जालक के जितना कण को घेरेगा, जैसे हम अभी जो चीनिया भरे थे डिब्बा में, आधा डिब्बा भरा आधा खाली है, तो चीनिया जो हमारा आधा डिब्बा जो भरा ना, वही क्या है, वही मेरा संकुलन क्षमता है। यानी कि संकुलन क्षमता निकालना होगा तो अवयवी कणों का आयतन बटा में एकक कोशिका का आयतन गुना में क्या हो जाएगा, 100। समझ गए बात को, कोई दिक्कत हो? बाकी बैचेस में आपको पूरी तरह से पढ़ाई गई है, नोट्स पूरा पढ़ के ही रहें, क्योंकि वही आपका रामबाण है, ठीक है। ये तो खाली हम पानी दे रहे हैं जिए ला। देखा, अभिक्रिया की अनुक्ता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, आणविकता भी इसको बोल सकता है। तो आणविकता क्या है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की संख्या होता है। मतलब कि जैसे A+B या Na+Cl बोले ना बुआ, NaCl हो गए, तो ये निर्भर कर रहा है संख्या पर, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो, 5 गो, जितना रहे। कहता है कि यह अभिकारक के साधारण के घातों का योगफल होता है। हमने पढ़ाए भी है आपको कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो अभिकारक के साधारण के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कहता है कि इसका मान शून्य नहीं होता है। जैसे जब होबे नहीं करेगा तो इन्हें होगा कहाँ, इससे होगा नहीं तो इन्हें रोएगा कैसे, है ना। तो वही बात है, यानी कि इसका मान शून्य नहीं होता है और इसका मान शून्य होता है, और अभिक्रिया कोटि का मान शून्य नहीं होता तो शून्य कोटि कहाँ से आता, नहीं आता। फिर कहता है कि यह हमेशा पूर्णांक में होता है और यह भिन्न भी हो सकता है। यह अभिकारक के दर को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह अभिकारक के दर को प्रभावित करता है। समझिए बात को, कोई दिक्कत? चलिए, आप आराम से क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम बताएं। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है, वह हीमोग्लोबिन में हमनी के जो जो तत्व उपस्थित रहता है धातु के, हमने के उसको क्या करना है, ना होता। देखो, तो हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहता है, तथा इसके अलावा धातु बात कर दिया बहुआ हमर, तो यहाँ हो गया आपको कुछ हो गया, लोहा हो गया। उसके बाद कहता है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों से भी क्या होते हैं, बने होते हैं। उसके बाद आगे कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल एक जैव बहुलक होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड के पुनरावृत्ति इकाइयों के मिलने से बनता है, उससे क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। जैसे आरएनए और डीएनए जो है वो कौन सी हमने के न्यूक्लिक अम्ल है। कहता है एंजाइम क्या है, क्वेश्चन अगला है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक क्या है, प्रोटीन का भाग है जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो शरीर में पाचन तंत्र की जो क्रिया है उसमें क्या करता है, ये भाग लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम कहते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको पढ़ना है बहुत ज्यादा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आप होमवर्क क्वेश्चन को कीजिए और होमवर्क करने के बाद आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, तब न जाके हमको विश्वास हुआ कि हाँ हमारे बच्चे, और हर एक वीडियो में एक होमवर्क देंगे। जल्दी कि आप एक होमवर्क करने लग रहे हैं तो फिर आपको 2 होमवर्क देंगे। समझे बात को? तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग 2015 के अभी कुछ देर पहले ऑब्जेक्टिव किए जा, 2015 के हमने सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ाई बहुत करना है। और आज आपका रूटीन चल जाएगा कि कौन समय में कौन सा बैच होगा। आपका 3 टाइम रखेंगे, फिजिकल का अलग रखेंगे, इनऑर्गेनिक अलग रखेंगे, ऑर्गेनिक अलग रखेंगे। इस टाइप से रखेंगे, हमने बनाएंगे शेड्यूल। देखिए, कहता है निम्नलिखित यौगिक में से किसके रासायनिक आबंध में कम आयनिक अभिलक्षण होगा। यानी कि हमको दो के बीच तुलना करना है। वो दो चीज दे दिया है, वो कह रहा है कि केकर आयनिक जो है अभिलक्षण कम हो। देखिए, जैसे लिथियम क्लोराइड एवं पोटेशियम क्लोराइड। हम आंसर क्या कर दिए, लिख के लाए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है कि लिथियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में रासायनिक आबंध में कम आयनिक अभिलक्षण होता है। इसका कारण यह है कि लिथियम का Cl के साथ, यानी कि लिथियम और क्लोरीन के साथ जो लैटिस एंथैल्पी है उसका मान होता है -802 कितना 6, तथा K का Cl के साथ लैटिस एंथैल्पी का मान कितना होता है तो -698.7 होता है। ठीक है, अब कहता है कि अतः इस रासायनिक आबंध में KCl का जो मान है वो कम होगा। यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड है, ई वाला जो है, वो पोटेशियम क्लोराइड का मान जो है वो लिथियम क्लोराइड से देखा जा रहा है कि कम है। देखिए, लिथियम के बीच हाई वाला है और पोटेशियम और कैल्शियम के बीच ई वाला है। तो एकर जो आयनिक अभिलक्षण यानी कि जो लैटिस एंथैल्पी है वो क्या है, हमनी के कम है। तो लैटिस एंथैल्पी कम होने के कारण जो है जाहिर बात है कि आयनिक अभिलक्षण इसमें क्या होगा, कम होगा। उसके बेस पर धर सकते हैं, नहीं तो आप एक और बेस पर धर सकते हैं कि लिथियम की जो क्रियाशीलता है वो पोटेशियम से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर इस बेस पर पकड़ा रह गया तो सही है, नहीं पकड़ में आ गया तो आप याद रखिएगा कि जो पोटेशियम की क्रियाशीलता है वो लिथियम से कम होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सक्रियण ऊर्जा क्या है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संक्रियण ऊर्जा में संबंध स्थापित करे। यानी कि क्वेश्चन है कि संक्रियण ऊर्जा क्या है, उसमें वेग स्थिरांक और सक्रियण क्या करना, हमको संबंध स्थापित करना है। देखो, कहता है कि अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा, यानी कि जो अभिकारक होता है उसको ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा में जिससे समान ऊर्जा वाले अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम लोग संक्रियण ऊर्जा। फिर कहता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या मान रखेंगे, कहता है कि देहली ऊर्जा माइनस अभिकारकों की ऊर्जा। तो फिर बेजे धरना है, तो आर्हेनियस 1689 ईस्वी में है ना, ने अनेक प्रयोगों के परीक्षण के पश्चात ताप तथा वेग स्थिरांक के बीच एक गणितीय संबंध को दिया। देखिए, यही जो है वो चीज हमने क्या है, गणितीय संबंध है। समझ गए। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए समझिएगा, कहता है सीजियम क्लोराइड के बनावट का संक्षिप्त यानी कि विवरण दीजिए। तो जैसे हमने पढ़े होंगे कि आपको सोडियम वाला, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, बस वही जगह क्या करना है कि सोडियम न लिख के हमने के सीजियम प्लस क्लोरीन, सीजियम प्लस और क्या करना है हमने के क्लोरीन, यानी कि इसको 4/4 के कारण हमने के आकार बना देना है। समझ गए बात को। इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए आगे जो क्वेश्चन हमने किया है वो न्यूमेरिकल है, इसको हम बना देते हैं तो आपको अच्छा समझ में। देखिए कहता क्या है कि चीनी के घोल की जो प्राथमिक दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 एटीएम है, तो इस घोल का समारण कीजिए। यानी कि इसमें मोलों की संख्या पूछ रहा है। देखिए पहले लिखेंगे हमने कि दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, देखो बुआ एकरा में हमनी के कोची कोची देले, कोची कोची नहीं देले। देखिए जैसे यहाँ P के मान देले हैं, P के मान देखिएगा तो यहाँ देखिए देवले है
2.46 ATM देले है। फिर चीनी घोल है मान कि कुछ न तक कितना है 1 लीटर है, ठीक है, यानी कि एक मान हो गया। अब देखिए यहाँ टी के मान देले है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, तो केल्विन चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो 27 प्लस 273 यानी जोड़ला पर कितना आ गया हमार 300 आ गया। फिर इसको देखो कौन सूत्र बनेगा, हमारा सूत्र है पीवी बराबर एन आर टी। पी के मान देले है, भी के देले है, टी देले, आर का मान निकालना है। तो आर के मान होता है 0.821 होता है ना। आप प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट के लिए 8 और 2। अब आराम से आप बना सकते हैं। सोचिए सर जी काहे हम आराम से बनाए, आप नहीं ना बना दे तो देखिए हम यहाँ पे बना दी थी। यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, है ना, यानी कि पीवी अगर एन लाइएगा तब पीवी होने चल जाएगा बउआ, और आरटी कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। अब देखिए मान रखना, अगर हम पुट करते हैं तो एन लिख दी 10 के 10, पी का मान यहाँ देवल है 2.46 और भी का मान देवल है 1, फिर आर के मान होता है 0.82 और टी का मान होता है 300। कोई दिक्कत ना। ये अगर पॉइंट हमने हटा देंगे तो अगर काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि दूसरा क्या हो जाएगा, हमने के खत्म हो जाएगा। यानी कि एन से हटा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो आराम से समझिए क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। जैसे ही हम पटकेंगे उन्हें तो 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 2.46 और फिर एन का बच जाएगा, तो एन 8.2 गुना का होगा हमार 3। समझे ना, क्या 0 से क्या कर दिए, पॉइंट हम हटा दिए। अब पूरा जब सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है, तो कुछ होता है तो पॉइंट हटा दीजिएगा, तो हटेगा तो 246 और फिर 82 होती ना हो 20 बच जाएगा, और फिर गुने का हो जाएगा 3। अब काट दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, यानी कि 83/820, यानी कि जो आंसर आएगा वो 0.101 आ जाएगा। समझ गए बात को। चलिए कोई दिक्कत ना किसी को, इतना में कैसा चलेगा, कोई डाउट तो होगा नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे है, किसी घोल की मोलरता एवं मोललता के अंतर समझ। देखियो यहाँ 2 तरह से अंतर लिख सकते हैं। एक तरफ जो हम आपको नोट्स में दिए हैं, एक जो पीडीएफ जो पढ़ाया गया है आपको उस तरह से मोलरता मोललता में अंतर स्पष्ट करें। जब स्पष्ट पूछेगा तब, यहाँ किसी घोल के आधार पे पूछ रहा है, यानी घोल को जो हम नहीं बोलते हैं वो विलायक बोलते हैं, और घोल जो होता है उसे हमने विलेन बोलते हैं। देखिए कहता क्या है कि किसी घोल की मोलरता एवं मोललता के अंतर समझाइए। हम दोनों के परिभाषा लिख के और डिफाइन कर देंगे पूरी अच्छी तरह से, और उसका ऐसे बता देंगे अंतर हो जाएगा। देखिए हम बोलेंगे प्रति लीटर विलियन में उपस्थित जो विले की मोलों की जो संख्या होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, जैसे कहता है कि विले की मोलों की संख्या का क्या विलियन कहता है। अब देखिए अंतर में आप बोल सकते हैं कि यह विलियन का आयतन लिया जाता है और विलायक का द्रव्यमान लिया जाता है। फिर इसका ऐसा मतलब जो क्या होता है वो मोल प्रति लीटर जो है उसका क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। समझ गए बात को। अब देखिए आगे कहता है मोललता, तो प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले की मोलों की संख्या बोलते हैं मोललता कहते हैं। तो मोललता क्या होगा कि विले की मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन, और इसका ऐसा मतलब क्या होगा, मोल प्रति केजी होगा। अब समझिए आगे क्वेश्चन है कि राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष मतलब आपेक्ष, ठीक है, यानी कि राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या, यानी इसका कहना क्या है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए राउल्ट के नियम को लिखे। बस क्वेश्चन इन्हें उन्हें कर दिया है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ के बात है ना। अब बोलिएगा कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विले के अणुओं की संख्या तथा विलायक में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ विलियन होगा, ध्यान देना है, क्या होगा हमने के विलियन होगा। ठीक है, यहाँ विलायक नहीं होगा, हमने कुछ होगा विलियन होगा। ठीक है, अब देखो जैसे हमने वहां माने थे ए या बी माने थे, यहाँ क्या कर दिया गया है कि आपको
छोटी एन और बड़ी एन मान दिया, मोल प्रभाज के बराबर होबे करता है। यहाँ लिखल भी है जहां छोटी एन कौन सी है तो विलय की अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या हम लोग कह सकते हैं। बड़ी एन कौन सी है तो विलायक के अणुओं की संख्या, और एक्स कौन सी है तो विलय के मोल अंश। समझ गए बात को। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया कि कॉपर सल्फेट के विलयन यानी घोल से 24.125 कूलम विद्युत प्रवाहित करने पर कितना मोल कॉपर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखे देखो, जब 96,500 कूलम धारा प्रवाहित करने पर 2 मोल मिलता है। जब हमने इसी का भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के आ रहे हैं, तो जब इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ के जो 2015 का ऑब्जेक्टिव पढ़ के आ रहे हैं तो वहां पर क्वेश्चन था ना, तो वही क्वेश्चन में कहे थे हम कि कॉपर 2 आयन होता है यानी कि 2 कलर, तो एक निकाले पड़ेगा तो 2 बटा क्या देगा 9600 और चाहिए 24,125 यानी कि 2 बटा क्या 9600 गुना 2400 यानी कि पूरा जब शोषण कर लेंगे तो 0.85 मोल हमारे कॉपर प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन आगे है, किसी रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B जो प्रतिफल है के अभिक्रिया का दर अगर R के 1/2 और 3/2 हो तो अभिक्रिया कोटि का, देखो अभिक्रिया की जो कोटि हमने के है यानी कि जो A प्लस B देवल हमने के है तो कितना का करल है समझ जाओ हमने, तो हमने के इसको मिटाते हैं यानी कि R जो हमने के है वो का देवल है तो 1 के पावर 1/2 और B के पावर 3/2। ठीक है, अब हमको चाहिए अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बउआ, तो हमनी के 1/2 प्लस 3/2 हम एलसीएम निकालेंगे ना, यानी कि 2 चलाएगा हमार यानी कि 1 प्लस 3 यानी कितना अगले हमार तो 4/2 यानी कि 2 जो हो गया हमारा अभिक्रिया कोटि का आ गया, मेरा आंसर आ गया। समझ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, तो टिंडल प्रभाव क्या है व्याख्या करें। कहता है कि जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश की जो किरण है वो कोलाइडी कण से टकरा कर इधर उधर फैलने लगता है, तो फैलने की जो घटना है इस घटना को ही बोलते हैं लोग टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर के 2 अयस्क के नाम लिखिए। तो कॉपर के 2 अयस्क है, जैसे हमने कहा कॉपर पाइराइट CuPH2 और क्यूपराइट हो गया Cu2O। क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित को परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एथाइल एमीन से एथाइल एल्कोहल बनाना, मतलब कि एथाइल एमीन से हमको इथाइल एल्कोहल बनाना है, तो बोले कि जब इथाइल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है तो इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है, जो कि कौची हमने क्या है समीकरण है, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा दोनों का। फिर एक नंबरी में यानी कि इथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन अबरी एकरा से एकरा तबरी एकरा से एकरा, कहता है कि जब अमोनिया एवं इथाइल एल्कोहल का वाष्प तांबा प्रवाहित करने पर एथिल एमीन का निर्माण जो कौची है इस तरह से हमने के है। तो 2015 का शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका लॉन्ग लेकर आएंगे, फिर अगले साल में लगेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग VBI क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आज 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 5 क्वेश्चन देखिएगा आप तो हर बार रिपीट करते रहता है। क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में ज्यादा लौंजार नहीं करेंगे और छोटा सा वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। वीडियो जरूर देखें, पूरा अंत तक बने रहें, तब मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत समय कम है। कहता है जल द्रव होता है जबकि H2S गैस। क्वेश्चन को अलग अलग वे में करता है, जैसे H2O तरल पदार्थ है जबकि H2S गैस है, तो सबका महत्व एक है। समझिएगा बात को। H2O जो हमने के है यानी जिसे हम लोग जल कहते हैं, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि H2S जो है
वो गैस अवस्था में पाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछता हमने से क्यों क्यों, तो क्यों जैसी बोलेगा ना वैसे ध्यान में रखना हमने क्या है कि क्योंकि लिख देंगे, 2 लाइन ऊपर जोड़ देंगे हमने, बोलेंगे देखिए हाइड्रोजन बंधन यानी कि जो जल है वो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड यानी उपस्थित रहता है, जिसके कारण इसका जानते हैं क्वेश्चन सब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें आपको द्रव अवस्था पाया जाएगा, जबकि H2S में आपको H बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, जिसके कारण ये जो जल है द्रव होता है, जबकि H2S गैस होता है। काम खत्म हो गया, ज्यादा लौजार तक नहीं चलेंगे हम। पहला क्वेश्चन खत्म कर लिए, आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि HF की तुलना में HI सबल अम्ल है। सबल को प्रबल भी बोल सकता है, देखो कैसे होगा, इसे फ्लोरीन और आयोडीन दोनों में तो H लगल है। इसमें जो समझने वाली बात हमने के है वो F है और I है, तो F और I दोनों एक ही वर्ग के तत्व है ना। तो जब दोनों एक ही वर्ग के तत्व है, देखा फ्लोरीन सबसे ऊपर है, ये चलते एकर जो आकार होगा, एकर आकार आपका छोटा होता है, और आकार छोटा होने के कारण क्या होता है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण ज्यादा होता है। और आयोडीन का जो आकार है वो आयोडीन का आकार बड़ा होता है। तो आयोडीन का आकार जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के कारण, आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी ज्यादा होता है, जिसके कारण विकर्षण कम होता है। अब जब आकार बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जल में या घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण जल्दी करेगा, इसीलिए यानी बोलेंगे कि HF की तुलना में HI सबल अम्ल है, क्योंकि HF में उसका आकार छोटा होता है और HI में उसका आकार बड़ा होता है, जिसके कारण जल्द हाइड्रोजन आयन का निर्माण HI करेगा, जिसके कारण HF की तुलना में HI क्या है, सबल अम्ल है। चलिए यह काम हो गया, हमने कंप्लीट हो गया। अब आते हैं PCl5 एक ज्ञात यौगिक है, जबकि NCl5 नहीं है। देखिए PCl5 में क्या है समझिए, दिखाई दे रहा है सबको ना। तो PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो फास्फोरस जो पेंटाक्लोराइड है देखिएगा, तो एकरा में P के पास अगर निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी कि यहाँ पर आपको 3d ऑर्बिटल जो है वो ऑर्बिटल इसके पास क्या है, खाली है। तो 3d ऑर्बिटल खाली होने के कारण फास्फोरस अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास देखिएगा बुआ, तो नाइट्रोजन के पास आपको 1s2 2s2 आ जाएगा, यानी कि इसके पास आपका 2d ऑर्बिटल खाली नहीं रहता है। तो 2d ऑर्बिटल जब खाली नहीं रहेगा तो ये अपने ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा नहीं पाता है, इसी कारण जो है PCl5 एक ज्ञात यौगिक है, जबकि NCl5 नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, यानी कि 3 भी हो गया। अब 4 समझते हैं। 4 कहता है कि BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है कैसे, ये हमने के बताना है। देखिए बोरॉन हो गया बुआ, तो Cl और Cl, बोरॉन के बातों कक्षा में 3 होता है ना, 3 को बॉन्ड बना लेगा तो 3 को लेबो तो करेगा, तो 3 प्लस 3 यानी कि अगर 6 बन गया, हमको 8 चाहिए अस्थाई होने के लिए। तो जब अस्थाई होने के लिए हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि यहाँ पर ही नहीं ना है, तो ये 6 है। अब जाहिर सी बात है, जैसे अगर हम NH3 की बात करते हैं तो H हो गया 3 गो, इसके बाद अगर 5 होता है तो लॉन पेयर क्या करेगा, इसको ही देगा। ठीक है, तो लॉन पेयर ये ग्रहण किया, तो जो हम जानते हैं कि जो परमाणु लॉन पेयर का त्याग करता है उसकी प्रकृति जो है क्षारीय होता है। तो जो परमाणु लॉन पेयर को ग्रहण करेगा उसकी प्रकृति क्या होगा, आपको
अम्ल होगा यानी कि अम्लीय होगा, तो बोलेंगे कि BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसमें बोरॉन के पास लॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। अब देखिए कहता है क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। ये क्या है होता है समझा। आपके बात किए थे फ्लोरीन का जो आकार होता है, तब फ्लोरीन का जो आकार है वो छोटा है, और क्लोरीन का जो आकार है वो क्या कहा है, इससे बड़ा है ना। तो यहां से निष्कर्ष यह निकलता है कि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, क्योंकि क्लोरीन का आकार फ्लोरीन की तुलना में उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विकर्षण होता है वो कम होता है क्या क्लोरीन के, और विकर्षण कम होने के कारण ही क्या होता है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए बात को। 5 क्वेश्चन है, देख के जाइए, है ना, पूरी अच्छी तरह से। PDF चाहिए तो आप आराम से टेलीग्राम ऐप पर सर्च कर सकते हैं, है ना, आज केमिस्ट्री विद टिंकू सर, है ना, तब फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा PDF मिलता रहेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।